सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जाखड़। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है आइस का इंटरव्यू। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे 3 बार आइस इंटरव्यू देने के अनुभव के बारे में। यहाँ से आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने 3 बार आइस इंटरव्यू फेस किया है तो एक अच्छा खासा अनुभव उसके पास में है। और जो न्यू एस्पिरेंट होते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि किस समय उनको आइस इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कई बार ये देखने को मिलता है कि जैसे हमारा मेंस क्वालिफाई हो जाता है और आइस इंटरव्यू के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और फिर उतना अच्छा हम इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और हमारे मार्क्स कम आते हैं। और ये मैंने हमेशा महसूस किया है, क्योंकि आइस की मेंस के दौरान ये पता नहीं लगता कि हमारा इंटरव्यू कॉल हो पाएगा या नहीं पाएगा। जब इंटरव्यू कॉल होता है तो वक्त कम मिलता है, उसके कारण जैसे मैंने ये महसूस किया कि तीनों ही बार मेरे इंटरव्यू में मार्क्स कम थे तैयारी के अभाव में, कि उतनी अच्छे से सही समय पर आइस इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाए। तो इसमें हम अच्छे खासी चीज़ों को लेकर आज बात करने वाले हैं। यहाँ से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आइस इंटरव्यू फेस किया था 2014 में, और 2014 में, 16 में और 19 में मैंने 3 आइस इंटरव्यू फेस किए। और अभी जैसे मेरे 2 अटैम्प्ट बाकी है तो मैं अभी नेक्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि मतलब कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन एक न एक समय हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीएससी में आइस इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सभी का सपना होता है कि जो तैयारी कर रहे हैं, जो न्यू एस्पिरेंट है, उनका एक सपना होता है कि पहले अटैम्प्ट में वो आइस इंटरव्यू तक पहुँचे और उनका फाइनल सिलेक्शन हो, या सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में उनका जल्दी मतलब सिलेक्शन हो। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है। जो गलतियाँ कर चुके हैं उनसे आपको सीखना है। तो मैं इसमें ये निश्चित रूप से आपको अच्छी चीज़ें बताऊंगा कि आइस इंटरव्यू के दौरान हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, कैसे हम पहले से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हो कि यूपीएससी भवन में आपका इंटरव्यू होता है, वहाँ पे एक गोल बिल्डिंग है, कभी आपने देखी हो। तो जैसे हम गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस गोल वाली बिल्डिंग में आपको बिठाया जाता है। एक राउंड टेबल वहाँ पे होती है, जिसमें जैसे एक राउंड टेबल जो होती है उसमें 6 कैंडिडेट बैठे रहते हैं और इन 6 कैंडिडेट का एक बोर्ड के अंदर इंटरव्यू होता है और फिर एक एक करके उनको टाइम दिया जाता है। और यूपीएससी में 2 स्लॉट में इंटरव्यू होता है, एक 9 से लेकर 1 बजे तक और बाद में 2 से लेकर 5-6 बजे तक इंटरव्यू चलते हैं। 2 स्लॉट चलते हैं, दिन में लगभग 70-75 लोगों का इंटरव्यू होता है। तो ये मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो इंटरव्यू के दौरान वहाँ पे एक अच्छी बातें होती हैं, अच्छी एक रोमांचकारी बातें होती हैं कि हम आइस इंटरव्यू के दौरान वहाँ उस बिल्डिंग में बैठे रहते हैं। कभी नर्वस होते हैं, कभी खुश होते हैं, सोचते हैं कि किस प्रकार हमारा इंटरव्यू जाने वाला है। और उसके बाद में फाइनली हम इंटरव्यू के जो बोर्ड है उसमें घुसते हैं। और उसमें आप सबको पता होगा कि उसके अंदर 5 सदस्य होते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू जो बोर्ड होता है उसमें एक चेयरमैन होता है और बाकी 4 जो अन्य सदस्य होते हैं, गेस्ट फैकल्टी होते हैं वहाँ पे, या गेस्ट सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार मतलब यूपीएससी का इंटरव्यू चलता है और टाइम लगभग ये चलता है कि किसी को 15 मिनट से लेकर 30 मिनट या 35 मिनट तक टाइम मिलता है। उसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम देने वाले हैं या कितना अच्छे से आप जल्दी से अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर पाते हो, उसी हिसाब से मतलब चलता रहता है। एक इसमें ये भी रहता है कि मीडियम को लेकर लोग काफ़ी भ्रांतियाँ पाले हुए हैं कि हिंदी मीडियम में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि जब मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी मेरे साथ में थे, या मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनको 200 प्लस या 190 प्लस मार्क्स भी इंटरव्यू में प्राप्त हो चुके हैं। हाँ, मुझे बिलो एवरेज मार्क्स प्राप्त हुए हैं, अच्छे मार्क्स मुझे तीनों ही बार प्राप्त नहीं है। उसकी कमी मेरी थी कि मैं उतना अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाया या अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाया। अभी जैसे मैं आइस इंटरव्यू को ध्यान में जो तैयारी मेरी अभी चल रही है, जैसे मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो मैं आइस इंटरव्यू को अभी से ध्यान में रखकर वो चीज़ें कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ मैंने पहले की थी। पहले मैंने गलतियाँ ये की थी कि जब मेंस का रिजल्ट आ गया उसके बाद में मैंने 1-2 महीने आइस का इंटरव्यू प्रिपेयर किया। आप जानते हो कि 1-2 महीने में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सुधर नहीं सकता या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में इतना निखार नहीं आ सकता कि जितना हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को व्यक्त कर पाएँ। ये कमी मैंने महसूस की। तो इसी कमी को सुधारने के लिए लगातार मैं जैसे अभी अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए कई प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ या नए नए एस्पिरेंट के साथ में बातचीत करता रहता हूँ। तो ये चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए कि किस प्रकार आइस के इंटरव्यू की हमें तैयारी करनी है। इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा या बताना चाहूँगा, आपने यूपीएससी के नोटिफिकेशन देखा होगा। यूपीएससी के नोटिफिकेशन में एक आइस इंटरव्यू का भी सिलेबस होता है। उसके अंदर 10 से 15 पॉइंट दिए हुए हैं कि यूपीएससी किस प्रकार के उम्मीदवार को चाहते हैं, किस प्रकार के उम्मीदवार को सिविल सेवा के लिए वो योग्य मानेंगे या किस प्रकार के उम्मीदवार को अच्छे मार्क्स देंगे। तो नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है उसको हमेशा अपनी दीवार पे चिपका के रखना। उसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें दी गई है। जैसे कुछ मोटी मोटी बातें मैं बताना चाहूँगा। उसमें लिखा हुआ है कि वहाँ पे एक व्यक्ति की मानसिक सतर्कता का परीक्षण होगा, उसकी जैसे मेंटल एबिलिटी के साथ में उसका सामाजिक रुझान कैसा है या देश दुनिया की जो खबरें उनके साथ उसका कैसा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो उसका ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने कैसे पढ़ाई की है, किस प्रकार उन्होंने अच्छा एक अनुभव हासिल किया है। तो कुल मिला के आइस के इंटरव्यू में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। कभी भी वहाँ नॉलेज को लेकर उतने आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे आइस इंटरव्यू की एक सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आपका जो इंटरव्यू चलता है ना वो आपके डेप्थ से चलेगा। आपको पता होना चाहिए डेप्थ क्या होता है।
बहुत सारे एस्पिरेंट को नहीं पता डेप क्या होता है। डेप का मतलब होता है डिटेल एनालिसिस, एक फॉर्म होता है जो मेंस के दौरान और एक आपका जब इंटरव्यू कॉल होता है उस दौरान आजकल 2 डेप भराए जाते हैं, डेप 1 और डेप 2। एक मेंस की जब आप एग्जाम देते हो उस समय फॉर्म भराया जाता है, एक जब आपका इंटरव्यू कॉल होता है उस समय एक फॉर्म भराया जाता है। उसके अंदर आपकी सारी डिटेल होती है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कौन से स्ट्रीम में पढ़ाई की है, आपने पीजी या पीएचडी कर रखी है, या मतलब आप अभी जॉब कर रहे हो, या आपकी उसमें हॉबी भी भराई जाती है कि जैसे आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है, आपको क्रिकेट खेलना हो सकता है, कबड्डी खेलना हो सकता है, या संगीत तो आपकी हॉबी हो सकती है, कुकिंग हो सकती है। बहुत सारी उसमें हॉबी अलग अलग स्टूडेंट या एस्पिरेंट अलग अपने हिसाब से हॉबी भरते हैं। हॉबी से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो ये तो बात होगी कि यूपीसी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेप से। अभी हमने बात की डेप क्या है, डिटेल एनालिसिस एक फॉर्म होता है जो आपसे भरवाया जाएगा और उसके अंदर आपकी सारी डिटेल होगी कि आप मतलब आपके माता पिता क्या करते हैं, आप कोई जॉब करते हो या पहले जॉब कर चुके हो या अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें उसके अंदर डिटेल होती है, कितने अटेम्प्ट आपने दे दिए हैं, कितनी बार आप इंटरव्यू तक पहुँचो, सारी डिटेल उस फॉर्म में होती है। और सभी मेंबर के पास आपका वो फॉर्म होता है, जो 5 मेंबर है उनके पास वो फॉर्म होता है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ज़्यादातर 99% या 90% जो क्वेश्चन है आपके डेप से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके स्कूल का उसमें कोई नाम है, आपके स्कूल का कोई नाम विवेकानंद है या महात्मा गांधी है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो डेप से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन वहाँ पे बनते हैं। और करंट अफेयर तो हमेशा रहता है कि जैसे अभी करंट में क्या चल रहा है, अभी कोविड-19 चल रहा है तो कोविड-19 के क्वेश्चन हो सकते हैं। लास्ट टाइम जैसे मैं 2019 में क्वेश्चन दे रहा था, 2019 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, उस समय मुझे जैसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर के पूछे गए, जैसे उस समय सीए काफ़ी चर्चा में था, मतलब नागरिकता जो विधेयक है या उसको लेकर काफ़ी मतलब समस्या हो रही थी। उस समय जैसे दिल्ली में दंगे भी हुए थे, उनको लेकर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं। बाकी जैसे आपकी हॉबी होती है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो मतलब एक मोटा मोटी क्षेत्र होता है जहाँ से आपको प्रिपेयर करना होता है कि आईएएस के इंटरव्यू को किस प्रकार प्रिपेयर करना चाहिए। और अभी थोड़ा सा मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। जैसे मुझे कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो मुझे मोटे मोटे तौर पर जैसे एक तो जैसे मेरे स्नातक में ज्योग्राफी और इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट है, वहाँ से मुझे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप इंग्लिश लिटरेचर, हालांकि मैंने 2010 में ग्रेजुएशन किया तो उसमें काफ़ी भूल चुका था। लेकिन एक अच्छी बात है, यदि आपको चीज़ें नहीं आती है ना, तो आप यहाँ पे मतलब बिल्कुल सॉरी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंट के साथ एकदम आप सॉरी बोल सकते हो। या उनको एक बोलने का एक तरीका होता है कि सर अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं जाके मैं एक बार इसको चेक कर लूँगा, या अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक तरीका होना चाहिए, डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलना चाहिए सर मुझे नहीं आता या सॉरी। थोड़ा सा मतलब इंगेजिंग बनाओ, अपने जो इंटरव्यू है उसको थोड़ा इंगेज करके कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात करो। यूपीसी के इंटरव्यू में एक अच्छी बात लिख रखी है, यूपीसी का इंटरव्यू नहीं है, वो है आपके व्यक्तित्व का परीक्षण। इंटरव्यू और पर्सनालिटी में अंतर होता है कि आपका जो यूपीसी का जो इंटरव्यू नहीं कहते हैं उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। और उसमें साफ मेंबर या बोर्ड के जो सदस्य होते हैं या जो चेयरमैन है वो बोलते भी हैं कि यार आपका परीक्षण हो चुका है, कि जैसे आपने प्री पास किया, मेंस पास किया, तो आपका नॉलेज का हमने टेस्ट कर लिया, लेकिन अभी आपका व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व का मतलब होता है जैसे सिविल सेवाओं में आपका एटीट्यूड और आपका मतलब एक तरह से कह सकते हैं आपकी अभिरुचि और अभिवृत्ति कैसी होगी, यानी आपका व्यवहार कैसा होगा। जैसे आपको वो एक किसी सिचुएशन में फंसाएंगे, क्रिटिकल सिचुएशन में आप किस प्रकार का व्यवहार करते हो, आप डरते हो या एकदम सहज तरीके से अपने आंसर को रखते हो। ये बात सत्य है कि आप यदि सहज तरीके से बिना डर के अपनी बात को रखते हो, आपके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आएंगे। और मेरे साथ ये दिक्कत थी कि मैं थोड़ा हेजिटेशन था, कहीं ना कहीं बोलने में हेजिटेशन था, थोड़ा नर्वस हो रहा था, थोड़ा एकदम जैसा होता ना, कभी हमने कभी डिबेट में भाग नहीं लिया या कभी स्टेज को फेस नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो समस्या मेरे साथ में थी, तो मैं उतना अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाया और इंटरव्यू में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं है। आप लोगों में से बहुत सारे कमेंट करोगे सर कितने मार्क्स है, तो यार उसमें कोई वो पीछे की बात है, उसमें जाना अच्छी बात नहीं है। मैंने अभी बोला ना कि मेरे बहुत बिलो मार्क्स है, मतलब 140 से नीचे मार्क्स तीनों ही बार प्राप्त हुए हैं, लेकिन आगे प्राप्त नहीं होंगे। आगे मैं उन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ कि कैसे मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। वही चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ कि जैसे आप न्यूज़ पेरेंट हो, आपको 2021 में देना है, 22 में देना है, 23 में देना है, आप कभी न कभी तो इंटरव्यू फेस करोगे। लेकिन यदि आप इंटरव्यू अचानक फेस करोगे तो आपके मार्क्स कम आएंगे, यदि आपने पहले से कुछ चीज़ें अच्छे से तैयार नहीं की है। एक चीज़ नोटिस करना, जैसे आजकल अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं, जैसे कई लोग आईआईटी से आते हैं, कई लोग बड़े यूनिवर्सिटी से आते हैं, जेएनयू से आते हैं, ठीक है, या मतलब आईएम से पढ़ के आते हैं या कई विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं। वो लोग इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स क्यों ला पाते हैं? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक्सपोजर अच्छा होता है, कहीं ना कहीं वो इन सिचुएशन को फेस कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कहीं ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं या उन्होंने सिंपल कॉलेज से किया, तो उनकी पर्सनैलिटी उतनी इंप्रूव नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती? क्यों? शायद उन्होंने कॉलेज में इतना परफॉर्म नहीं किया, कॉलेज में उनको मौका नहीं मिला, तो ये समस्या रहती है। तो इन समस्याओं को हम दूर कैसे कर सकते हैं? हम दूर कर सकते हैं अभी से, जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करें दोस्तों के साथ में। आजकल तो बहुत अच्छा हो गया कि आपके दोस्त दूर भी है तो आप जूम मीटिंग के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। डेली बेसिस पर आप ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं उन पर आप बातचीत कर सकते हो।
अपने आप को कम्युनिकेट करना सीखो। यदि आप कम्युनिकेट करना सीख गए ना तो आईएएस का इंटरव्यू में कोई बड़ी बात नहीं होती है। आईएएस का इंटरव्यू एक चीज़ है, ध्यान रखना, कभी आपने मॉक इंटरव्यू देखे, बहुत सारी कोचिंग के मॉक इंटरव्यू होते हैं। मॉक इंटरव्यू में आप देखना ज़्यादातर वो नॉलेज पे बात करेंगे, आपसे नॉलेज की बातें करेंगे। उनको इतना नॉलेज नहीं होता कि वो आपके व्यक्तित्व को बाहर निकाल पाए या व्यक्तित्व का परीक्षण कर पाए, ऐसा नहीं होता। यदि मुझे मार्क्स देना हो कि जो कोचिंग वाले, जितने भी कोचिंग वाले वो मॉक इंटरव्यू लेते हैं तो उनको 1 मार्क्स दूंगा, यूपीसी को 100 मार्क्स दूंगा, इतना अंतर होता है। और यूपीसी का इंटरव्यू इतना चीयरफुल होता है, वहाँ के जो सदस्य होते हैं आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि यदि आप नर्वस भी होते हैं तो आपको पानी पिलाते हैं, आराम से बोलते हैं बेटा मार्क्स वार्क की चिंता मत करो, मार्क्स देने वाले हम नहीं होते हैं, मार्क्स लेने वाले आप होते हो। हमारे पास जैसे 2000-3000 लोग आते हैं, हमें इनमें से बेस्ट चुनना है, यदि आप बेस्ट हो तो आपको हम चुनेंगे। मतलब इतना अच्छा कोर्डियल उनका व्यवहार होता है कि मज़ा आता है कि यार हमें पता नहीं चलता कि हमारे 15-20-25 मिनट कब निकल जाते हैं। इतना अच्छा आईएएस का इंटरव्यू होता है। और मैंने ये बताया कि जैसे मुझसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मुझे कौन सा अनुभव वहाँ पे था, तो मैंने बता दी कि मैंने क्या गलतियाँ की। एक तो समय पर तैयारी शुरू नहीं की, जब मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद में मैंने तैयारी शुरू की। एक मेरी कमी बड़ी थी कि मुझे शुरू से ही करना चाहिए था। कम से कम डेली न्यूज़पेपर है ना, वो तो आप कभी नहीं मिस करना, उसको हमेशा पढ़ते रहना। यदि आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो ना तो आपका इंटरव्यू का 50% काम हो जाता है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर ज़्यादातर 50% से ज़्यादा चीज़ें या आप मान सकते हो कि काफ़ी हद तक आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये होता है, बाकी डेप्थ में जो भी आपने चीज़ें लिखी, आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है वो क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बता दिया मैंने। मुझसे भी इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछेंगे, इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं होते, हमेशा सेम होता है कि आपके डेप्थ से ही वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई तरीका नहीं है आपको जानने का, क्योंकि वो जानेंगे ना कि आप इन चीज़ों से गुजर के आए हो, पिछले आपने 25 साल या 21 साल इन चीज़ों में बिताए, तो वो आपसे वहीं से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आप कहाँ रहे हो, किस शहर में रहे हो, वहाँ के बारे में पूछ लेंगे, वहाँ की संस्कृति के बारे में पूछ लेंगे, आप किस कॉलेज में पढ़े हो, वहाँ की एजुकेशन के बारे में आपसे पूछ लेंगे, और बहुत सारी करंट अफेयर की चीज़ें उनके बारे में आपसे पूछ लेंगे। एक तो ये चीज़ें हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे, यही चीज़ें थी। जैसे मेरी हॉबी मूवी जो क्रिकेट थी, तो मुझे क्रिकेट के बारे में अच्छे सवाल पूछे गए ना। और यहाँ पे ये भी चेक करते हैं कि आपकी अभिवर्ती कैसे है। जैसे बहुत लोग क्रिकेट में क्या बोलते हैं, केवल पुरुषों के क्रिकेट की बात करते हैं, महिलाओं के क्रिकेट की बात ही नहीं करते हैं। तो आप वहाँ पे आपकी जो अभिवर्ती है वो चेक हो जाती है कि यार आप थोड़ा कहीं नहीं कि पेट्रियार्की माइंडसेट वाले हो, कि महिलाओं के अच्छे एग्जाम्पल आप नहीं दे पा रहे। तो ये ध्यान रखना है अपनी हॉबी को प्रिपेयर करते समय, हमेशा आपका जो व्यवहार है ना एक समदृष्टि वाला व्यवहार होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मूवीज़ है, तो मूवीज़ में तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पैरेलल सिनेमा क्या होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। जैसे मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मूवी आई थी किसी इंग्लिश लिटरेचर की नोवेल से बनी थी, तो दोनों चीज़ें मैच खा रही थी कि मेरा इंग्लिश लिटरेचर रह चुका था ग्रेजुएशन में और वो मूवी उसी नोवेल पे बनी थी, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मुझसे लगभग एक क्वेश्चन पूछे गए थे। और गलतियाँ मैंने बता दी कि कम्युनिकेट अपने आप को सही नहीं कर पा रहा था, हेजिटेशन था, थोड़ा नर्वस था, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं आनी चाहिए यार, उससे नंबर आपके कटने लगते हैं। और डरना नहीं है, मतलब वहाँ पर एकदम आपका एक नेतृत्व, लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हुए अपने आप में एक साहस की भावना दिखाते हुए अपने आप को सही से व्यक्त करना है, ये चीज़ें हो गई। और न्यू एस्पिरेंट के लिए अभी क्या संदेश है कि जैसे आप अभी चाहे कॉलेज में हो, आपने 12th पास किया, या अभी आप ग्रेजुएशन में हो, या अभी आप 2022-23 में प्लान कर रहे हो, तो अपने व्यक्तित्व को थोड़ा ध्यान में रखो। और मैंने बताया ना कि आप एक यूपीसी की नोटिफिकेशन में जाके आईएएस के इंटरव्यू का जो सिलेबस है वो डाउनलोड करना, अपनी दीवार पर चिपकाना और उस पर देखना, उसको विचार करना। हमेशा ये होना चाहिए कि आपकी प्री मेंस और इंटरव्यू का सिलेबस आपकी दीवार पे या टेबल पे होना चाहिए, तो आपकी जर्नी बहुत कम समय में पूरी हो सकती है। और जो लोग लगातार फेल होते हैं, चलो फेल तो एक किसी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि यूपीसी में कंपटीशन इतना टफ है कि कोई नहीं कोई तो फेल होगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैं लगातार 3 बार इंटरव्यू तक जा रहा हूँ, फाइनल मेरा सिलेक्शन कुछ मार्क्स से रुका। तो यार हम जानते हैं कि यूपीसी का जो कंपटीशन है कितना टफ है, इतना आसान नहीं है, सभी लोगों के साथ होता है ऐसा। बहुत सारे लोग लास्ट अटेम्प्ट में होते हैं, कई पहले अटेम्प्ट में हो जाते हैं, कई बार टाइम लगता है, तो वो सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, उसके हिसाब से वो आते हैं। लेकिन जो मोटा मोटी चीज़ें हैं ना, उन पे तो हम काम कर सकते हैं ना, कि जैसे आईएएस का इंटरव्यू का सिलेबस मैंने बताया, अपने दीवार पे रख के उस पर चर्चा करना, उसको देखना, बार बार वॉच करना कि यार यूपीसी किस प्रकार के मतलब लोगों को अच्छे मार्क्स दे रहा है। एक अच्छी चीज़ इसमें ये भी हो सकती है कि आप शुरुआत से ही जैसे मॉक इंटरव्यू चलते हैं, चलो आप मॉक इंटरव्यू देख सकते हो, लेकिन आपको उसमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मॉक इंटरव्यू जो लोग देख रहे हैं उनके अच्छे मार्क्स किसके हैं, वन ऑफ द हाइस्ट मार्क्स किसके हैं, किसके मार्क्स कम आए वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रिसर्च करा करो, मार्कशीट आजकल गूगल पे मिल जाती है। जैसे अभी मैं ये करता हूँ कि मुझे अपने इंटरव्यू में सुधार करना हो, तो मैं ये चीज़ें भी करता हूँ कि जैसे टॉपर्स के मॉक इंटरव्यू वो सुनता हूँ, जिनके मैं ये देखता हूँ किसके 200 प्लस आए, तो ये देखता हूँ कि यार उनके 200 प्लस मार्क्स क्यों आए, हमारे मार्क्स कम क्यों आए, तो मैं ये हमेशा ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये पता चलता है कि हमारे में क्या कमी है, साफ साफ पता चलता है। और फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि यूपीसी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, मीडियम को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, ये किसी चीज़ को लेकर यूपीसी भेदभाव नहीं करता। और मेरे हिसाब से मुझे एक यूपीसी ऐसी संस्था नज़र आती है जो प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक कहीं नहीं कि उसमें इतनी बड़ी पारदर्शिता है, जहाँ पे एक मतलब गरीब तबका या वंचित वर्ग का व्यक्ति भी आईएएस बन सकता है बिना किसी भेदभाव के। तो यही मतलब आईएएस के इंटरव्यू का मेरा अनुभव है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको लगता है कि आईएएस इंटरव्यू को लेकर मुझे कोई और भी आगे वीडियो बनाने चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करना। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई जो मुझे बतानी चाहिए थी,
बता नहीं पाया, या आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप कमेंट करना, आराम से कमेंट करना। मैं कमेंट के बेस पर एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मतलब जर्नी अपनी अभी बाकी है, आप लोगों के साथ मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मुझे नेक्स्ट 2022 में मुझे एग्जाम देनी है। मैंने 1-1.5 साल का गैप लिया बीच में। और एक सब्जेक्ट को लेकर भी थोड़ी मुझे बात कहनी थी कि जैसे हिंदी मीडियम में विशेषकर सब्जेक्ट को चुनाव थोड़ा विशेषकर अच्छे तरीके से सोच समझ कर करना चाहिए। आप किसी के बहकाव में या कोचिंग के बहकाव में आकर मत कर लेना। कि जैसे मेरे साथ ये दिक्कत हुई कि मेरी एक असफलता का एक बड़ा कारण एक है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट मैंने चुना। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ऐसी बात नहीं मेहनत नहीं की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी स्कोर कितना आता है, 260 270 मैक्सिमम इतना ही स्कोर आ सकता है हिंदी माध्यम में, 1-2 अपवाद छोड़े तो। ऐसी बात नहीं कि हिंदी मीडियम में मार्क्स नहीं है, 300 मार्क्स भी हिंदी मीडियम में आ चुके हैं, 305 मार्क्स मेरे एक दोस्त के ज्योग्राफी में आए। लेकिन उसी साल उसी दोस्त के नेक्स्ट ईयर मेरे साथ एग्जाम दे रहा था, 220 आए। तो ज्योग्राफी हिंदी माध्यम में थोड़ा सा मार्किंग पैटर्न को लेकर एक समस्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा बैठते हैं। स्केलिंग पैटर्न इसमें एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ नेगेटिव हो जाता है, तो मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि मेरी राय जानना चाहो कि अभी कौन सा आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए ना, तो हिंदी साहित्य से बेस्ट अभी कोई सब्जेक्ट नहीं है। 4 मेंस ज्योग्राफी से लिखने के बाद में मैं अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट अपना हिंदी लिटरेचर से ही दे रहा हूँ। फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि हिंदी लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 320-330 नंबर थोड़े से एफर्ट से आ सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों के आए हैं। ऐसे ही मैंने ले रहा हूँ 4 मेंस के बाद में मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च के बाद में ये पता लगा है कि यार हिंदी साहित्य अभी वन ऑफ दी मतलब बेस्ट सब्जेक्ट है आपके लिए। वो तो न्यू एस्पिरेंट इस बारे में सोच सकते हैं कि सब्जेक्ट चुनाव करते समय ऐसे सब्जेक्ट को चुनो जो अभी मार्किंग पैटर्न में अच्छा है। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट अभी भी अच्छा है, हिंदी माध्यम में अच्छा कर रहा है, और हिंदी साहित्य भी अच्छा कर रहा है, संस्कृत लिटरेचर अच्छा कर रहा है। लेकिन बाकी ज्योग्राफी वगैरह ये इन सब्जेक्ट की मेरे से राय पूछोगे तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, मेरी एक अपनी राय है। ठीक है, आप लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। तो इसी के साथ ये लेसन समाप्त करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और लेसन को यार लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।